नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद कार्रवाई तेजी से जारी है। जांच एजेंसियां लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और थोड़ी ही देर पहले बड़ी खबर ये सामने आई है कि उमर के एक और करीबी को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। बताया यह जा रहा है कि कश्मीर से आमिर के करीबी दानिश को गिरफ्तार किया गया। कल देर रात ही आमिर की गिरफ्तारी हुई थी और आमिर और दानिश दोनों ही उमर के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। तो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई से पाकिस्तान में हलचल मचा हुआ है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। इसी बीच उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से एक बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। अगर पाकिस्तान इस बार थोड़ी भी गलती की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो बस महज एक ट्रेलर था, फिल्म की तो शुरुआत भी नहीं हुई थी और इस बार अगर पाकिस्तान मौका देता है तो पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा। जबरदस्त तगड़ा प्रहार पाकिस्तान पर किया जाएगा। तो क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान किस तरह से चारों तरफ से घिरता और फंसता नजर आ रहा है, आज इसी को समझेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे सहयोगी राज सिंह। सर, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे, अभी ताजा जो गिरफ्तारी हुई है उससे पाकिस्तान की मुसीबत कैसे बढ़ रही है? देखिए, पाकिस्तान ये मानकर बैठा हुआ है कि भारत में जो आतंकी घटना हुई, दिल्ली ब्लास्ट हुआ और उसमें जो लिंक धीरे धीरे एनआईए तलाश कर रही है, वो सीधे ऐसे सबूत न मिले जिसमें आईएसआई की भूमिका हो, जिसमें जैश के साथ आईएसआई का लिंक दिखाई पड़े और भारत सरकार के पास पुख्ता सबूत हो जाए जिससे कि पाकिस्तान पर हमले की पृष्ठभूमि तैयार हो। यह डर पाकिस्तान के अंदर इसी बात का है और एनआईए जो सबूत इकट्ठा कर रही है, अभी तक जैश के साथ लिंक मिला है भारत में अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे एक राज्य की बात नहीं है, ये इस्लामिक किलेबंदी वाली जगहों की बात है। जितना नाम आपने गिनाया उसमें डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर नबी, डॉक्टर ये, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर आदिल, ये सारे डॉक्टर लिखा हुआ आगे मुसलमान का नाम ही है। और उसके साथ ही जो उसके इर्द गिर्द पकड़े गए, जैसे चाहे नूह का वो फर्टिलाइजर की दुकान चलाने वाला हो या फिर पश्चिम बंगाल में एक दूसरा दुकान चलाने वाला हो और एक अल फलाह यूनिवर्सिटी से मेडिकल की डिग्री ले रहा वो डॉक्टर हो जिसे पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया, जिसका बाप पंजाब में क्लिनिक खोले हुए है। ये सारे लोग अलग अलग इस्लामिक दड़बों में रह रहे हैं, इस्लामिक किलेबंदी करके रह रहे हैं। कश्मीर घाटी का क्षेत्र, वो पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसा है जहां अगर ये इस्लाम के नाम पर जिहाद ही नहीं बल्कि देश को तोड़ने की साजिश करेगा तो उसके आसपास के लोग भी उसकी शिकायत नहीं करेगा। उससे अलग जहां उत्तर प्रदेश में जो छापेमारी हो रही है, लखनऊ में, वो वही क्षेत्र जहां पर मुसलमान सघनता से रहता हो, जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो, ये उन क्षेत्रों में जाकर छिपे हुए थे और इन लोगों ने नए अड्डे निकाले थे। तो हर जगह कार्रवाई तो हो रही है, इन कार्रवाई में सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा फ्रेम किया गया था, ये वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बनाया गया था, उस मॉड्यूल में पाकिस्तान इन लोगों की कैसे मदद कर रहा था। जैसे डॉक्टर शाहीन के बारे में है कि ये इनके पास मल्टीपल पासपोर्ट्स हैं, ये अलग अलग देशों में गई है। जैसे पहले खबर आई कि तुर्की में बैठा हुआ था इसका हैंडलर इन पूरे मॉड्यूल का। तो अगर इसका लिंक सीधे आईएसआई तक पहुंचता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के किसी अधिकारी तक पहुंचता है, तो यह एस्टेब्लिश करना आसान हो जाएगा कि पाकिस्तान की भूमिका थी। और इसलिए पाकिस्तान के अंदर डर है कि जिस दिन ये एस्टेब्लिश हो गया, मोदी फिर से शुरू हो जाएगा और फिर हमारे लिए खैर नहीं है इस बार, क्योंकि जिस तरीके से बातें भारतीय सेना में चल रही है, लगता है गुस्सा चरम पर है।
इस बार तो आधा पाकिस्तान ही खाली हो और जाएगा। जिस तरह से जांच हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, सबूत को और पुख्ता और कठोर और सख्त किया जा रहा है। सर, लगातार गिरफ्तारी एनआईए की तरफ से की जा रही है। कल ही हमने बताया था कि कल एक गिरफ्तारी हुई आमिर रशीदी की, और आज खबर आई कि एक और गिरफ्तारी दानिश की हुई है, और सारा लिंक एक साथ जुड़ता नजर आ रहा है। जितनी ज्यादा गिरफ्तारी हो रही है, क्या पाकिस्तान पर दोबारा अटैक की तारीख और ज्यादा नजदीक आती जा रही है? नहीं, बिल्कुल वो तो है ही। और देखिए, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि इसमें पूरा पाकिस्तान का हाथ है। पूरा वो मॉड्यूल वही है, नेटवर्क वही है। हम लोगों ने इस पे बात की कैसे जो शाहीन है 10 साल से जैश के संपर्क में थी, और अभी जो वीमेन विंग उसका बन रहा है, उसकी ये हेड भी है। अब देखिए, जहाँ तक भारत के आर्मी चीफ ने जो कहा है उसको आप देखिए, वो सिर्फ हवा में बातें नहीं है, वो ट्रेलर की जो बात हुई है। मैं आपको बताऊं कि अभी इंडियन आर्मी ने जो त्रिशूल जो एक्सरसाइज किया, वहाँ पे एक और भी डेवलपमेंट हुई है जो हमारे दर्शकों को जानना बड़ा जरूरी है। उन्होंने एक नया ब्रिगेड बनाया है, रुद्र। अब देखिए, भारत की आर्मी का एक डॉक्ट्रिन होता था, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जिसमें कि आपको याद होगा जब 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था और सेनाओं को जो जमा किया गया था उसमें काफ़ी वक्त लग गया था, 1 महीना का वक्त लग गया था उसमें। लेकिन अब ये रुद्र जो ब्रिगेड बना है, ये अपने आप में एक कंप्लीट ब्रिगेड होगा, जिसमें सारे जो फाइटिंग यूनिट्स हैं, जो स्ट्राइक कॉर्प्स होता है, उनके सारे लोग वहाँ पे होंगे, और 48 से 72 घंटे के बीच इनकी कैपेबिलिटी है कि ये ऑफेंसिव लॉन्च कर सकते हैं, ये अटैक कर सकते हैं। तो ये रुद्र ब्रिगेड का यहाँ पे बनना, और ये चीन की सीमा पे भी डिप्लॉय हो चुका है। तो भारत की सेना इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है कि अगर एक्शन लेना पड़ा, अब जिस तरह के प्रमाण आ रहे हैं, और चूंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि भाई इस तरह का कोई अटैक होगा, ये एक्ट ऑफ टेरर ही है, और जो तमाम सबूत मिल रहे हैं उससे तो बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय सेना को एक्शन लेना पड़ेगा, और तैयारी भी शुरू हो गई है। मैंने आप देखिए कि यहाँ पे जो त्रिशूल एक्सरसाइज हुआ है उसमें पूरी यही तैयारी हुई है, कैसे वहाँ से पार करके कराची तक पहुँचना है, और उसके बाद इस्लामाबाद और लाहौर तो आदमी इधर से भी पहुँच जाएंगे। तो भारतीय सेना की पूरी तैयारी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको, ये जो सारी खबरें आ रही हैं ना, कि जितने भी डॉक्टर्स हैं और ये लोग जो पकड़े जा रहे हैं, ये जो ब्रेन वॉश हो रहा है, इसके लिए जड़ कहाँ है वो आपको देखना पड़ेगा। आपने देखा होगा महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट को डिफेंड किया है, और जो रीजनिंग उन्होंने दिया है, उनका कहना है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो रही है और जो हेट्रेड है, इस तरह से तो आप डिफेंड कर रहे हैं ना। और इस तरह से जब आप ऐसी बात करते हैं तो लोगों का मन बढ़ता है, और कुछ लोगों के अंदर ये बात आती है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात करके आप ऐसे आतंकी जो एलिमेंट्स हैं उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं कि भाई ये गलत नहीं। देखिए कहाँ वो कह रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो अपने आप में बॉम्ब लगा लेता है, स्ट्रैप करके अपने आप को उड़ा दे रहा है। आप कहना क्या चाह रही हैं कि उसने जो कुछ किया वो एक उसके अंदर एक कोफ थी, वो बहुत परेशान था कि मुस्लिमों के साथ जाती हो रही है, इसलिए उसने अपने आप को उड़ा लिया। तो ये जो मैसेज आप दे रही हैं तो दूसरे लोगों को इनकरेज करेगा। अरे भाई, देश में अगर कोई पॉलिटिकल ग्रीवांस आपका है, आप किसी बात को लेकर के नाखुश हैं, तो क्या आप अपने बॉम्ब लगा के उड़ा लीजिएगा? ये आतंकी घटना में आप शामिल हो जाएगा? तो पहले सरकार को तो ऐसे एलिमेंट्स को ठीक करना पड़ेगा। इस तरह की बयानबाजी जो है, इसकी एक कीमत भी होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को इस बात के लिए भड़काएं कि आप आतंकी घटनाओं में शामिल हो, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों पे लगाम नहीं लगाएंगे तो डॉक्टर उमर जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, जो देखिए धर्मांध जब लोग हो जाते हैं, ब्रेन वॉश हो जाता है, फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल है। उसने मन बना लिया कि हमको मरना है, तो फिर रोकना बड़ा मुश्किल है। तो पहले तो इस ब्रेन वॉशिंग को रोकना पड़ेगा, और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, और इस पे लगाम लगाने की बहुत जरूरत है। एक राष्ट्रीय नीति भी इस पे बनना चाहिए। और एक तरफ जहां पे श्रीनगर से चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो या महबूबा मुफ्ती है, इस तरह से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उपेंद्र द्विवेदी तो भारतीय सेनाओं का मनोबल और ऊंचा कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि इस बार नहीं छोड़ेंगे, और जो भी आतंकवाद का समर्थक होगा उसे भी इस बार बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, आतंकवाद का जो समर्थक है उसको निपटाने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर अमित शाह के पास है। उन्होंने एक कमान संभाल रखी है। इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए गद्दार गैंग के ऊपर कैसे एक्शन लिया जा सकता है। ये डेमोक्रेसी है। उमर अब्दुल्ला कुछ भी बकले, महबूबा मुफ्ती कुछ भी बोल ले, ये अखिलेश यादव जब बोल रहा है, ये कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद का। विपक्ष में बैठी हुई दूसरी पार्टियां बोल रही है कि हालात के मारे हैं ये। जब चिदंबरम जैसा व्यक्ति बोल रहा है कि हमें अपने ऊपर सोचना चाहिए, हम अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमने कौन से ऐसे हालात पैदा कर दिए जो डॉक्टर को सुसाइड बमर बनना पड़ा। तो ये जो गद्दार गैंग के लोग हैं यहां पर बैठे हुए, जिनको ये समझ नहीं आता कि पूरी दुनिया में मोदी की सरकार नहीं है, सीरिया में मोदी राष्ट्रपति नहीं था, ये पाकिस्तान के में बम ब्लास्ट हो रहा है, वहां पर मोदी प्रधानमंत्री नहीं है,
और 2014 से पहले भी ये लोग उसी हालात में था और इतने बम धमाके हुए पूरे भारत के अंदर। उस समय मोदी प्रधानमंत्री नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, हालात इन्हीं लोगों के अनुकूल था। इसके दिमाग में ये था कि मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने में सबसे ऊपर जो पार्टी है कांग्रेस, उसी की सरकार है। फिर भी ये लोग आतंकवादी था। जम्मू कश्मीर के हालात खराब थे, पूरे देश में सबसे ज्यादा बम धमाके उसी बीच हुए। यहां तक कि मुंबई में ये जो पूरे अर्थव्यवस्था के रीढ़ तोड़ने की कोशिश की गई, ऐसा धमाका करो, ऐसा अटैक करो कि पूरी दुनिया में ये पता चले कि भारत के इकोनॉमिक कैपिटल को कब्जा में लेने की कोशिश आतंकवादियों ने कर ली है। तो जो तरीके इन लोगों के हैं, इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए ये गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं। उन्होंने खुली छूट दे रखी है। अभी तो लिस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये दोनों का तो कंट्रोल खत्म। ये उमर अब्दुल्ला के पास अभी कुछ बचा ही नहीं है चीखने चिल्लाने रोने के अलावा। जम्मू कश्मीर में एक मुख्यमंत्री की कुर्सी है, सुविधाएं हैं, पावर क्या है। महबूबा मुफ्ती ये समझ चुकी है मेरा राजनीतिक कैरियर अब खत्म हो चुका है, अब इन लोगों की बारी है। अब तेजस्वी यादव कितना मुस्लिम का सपोर्ट करेगा, सारा तेज इसका खत्म हो चुका है बिहार के चुनाव में। राहुल गांधी अपने आप को बचा ले बेशर्म हो चुका है, तो इसलिए उसका तेज कहां जाएगा। तो समस्याएं इन लोगों के लिए हैंडल करने के लिए ये गृह मंत्री काफी हैं। और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री मोदी की बात है, जो ये देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ये सिपा सालार डॉक्टर जयशंकर जैसे लोग कूटनीतिक जीत हमें कैसे दिलवाते हैं और सेना हमें सैन्य जीत कैसे दिलवाती है। तो इसलिए जो जनरल द्विवेदी ने कहा, वो सीधे तौर पर पाकिस्तान को धमकी है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था, इसमें अगर सबूत मिल गए और फिर हमारे पास पुख्ता जानकारी हो गई तो हम इतने फ्रंट खोलेंगे। जैसा राज जी ने कहा कि ये फ्रंट केवल कश्मीर का नहीं होगा, ये कच्छ के रण का भी होगा, पंजाब का भी होगा, हिमाचल और जम्मू का भी होगा। ऐसे फ्रंट खोला जाएगा, इतने फ्रंट कि पाकिस्तान 24 घंटे टिक नहीं पाएगा। वाकई में तो पहले तो देश के गद्दारों से ही निपटना जरूरी है, जिसकी तैयारी अमित शाह ने कर ली है। बात पाकिस्तान के अंदर के इंटरनल हालात को लेकर भी कर लेते हैं। क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, पाकिस्तान में तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ आर्मी जो है इतनी अनपॉपुलर हो गई है कि एक विद्रोह की स्थिति है वहाँ पे। आप किसी भी दिन देख सकती हैं कि पाकिस्तान के लोग सड़कों पे आ जाएंगे और गजब तरह की हिंसा होगी। क्योंकि देखिए, किसी को ताकत के दम पे आप दबा के नहीं रख सकते। आसिम मुनीर की पूरी स्ट्रेटजी यही है कि लोगों को दबा करके वहाँ पे रखा जाए। देखिए, इमरान खान को चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, बट इमरान खान ने पाकिस्तान में ऐसा कुछ कर दिया जो आज तक नहीं हुआ है। आज तक पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठती थी, लेकिन आज पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ आवाज़ उठती है। लोग खुल करके ये कह रहे हैं कि इमरान खान को गलत तरीके से उन्होंने जेल में बंद करके रखा है और विद्रोह की स्थिति है। खुल करके आर्मी को गालियां दी जा रही हैं। और देखिए, ये एक वजह है। आसिम मुनीर, जब पिछली बार ये पहलगाम में वो जो घटना हुई थी, क्योंकि आसिम मुनीर की स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उसने अपने आप को मजबूत करने के लिए, पूरे देश को अपने पीछे खड़ा करने के लिए उसने ये हमला करवाया था, ताकि सारे लोग उसके पीछे खड़े हो जाएं। ठीक है, उसके बाद परिणति उसकी हुई ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसके बाद फिर से आप देखिए तहरीक लब्बैक है, जिस तरह की वहाँ पे हिंसा वो कर रहा है, जिस तरह से अटैक कर रहा है गवर्नमेंट पे, और तालिबान का आपको पता ही है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त विद्रोह की स्थिति है और ऐसे में आसिम मुनीर के सामने कोई रास्ता नहीं है। वो अब फील्ड मार्शल वो बन रहा है, सारी शक्तियां वो अपने पास ले रहा है, लेकिन जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं उसको आप कैसे ठीक करेंगे? और जो लोग मरने मारने को उतारू हैं, जिनको आपने खुद बनाया है, जिसको हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अपने घर में सांप पालोगे तो पड़ोसियों को ही नहीं काटेगा, वो एक दिन आपको भी काटेगा। तो पाकिस्तान की यह स्थिति है। आसिम मुनीर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। किसी तरह से अब वो अपने आप को बचाने के चक्कर में लगा हुआ है, वरना सोचिए वो अपने लिए इम्यूनिटी क्यों खोजता। अब जीवन भर उसको इम्यूनिटी चाहिए कि कोई उस पर कोई केस नहीं करे। तो उसको मालूम है आसिम मुनीर को कि उसने इतने कुकर्म किए हैं पाकिस्तान में कि जिस दिन उसके पास से कुर्सी गई वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसेगा। इसलिए वो सारी चीज़ें, सारे साम दंड भेद वो अपना रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हालात, चाहे सिंध से लेकर के बलूचिस्तान से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के, स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ कभी भी लोग सड़कों पर आ सकते हैं और आसिम मुनीर के लिए स्थिति इतनी ख़राब होगी कि देश से भागने के अलावा उसके सामने कोई चारा नहीं रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो आसिम मुनीर अपने ही जाल में फंस गए हैं, विरोध तो लगातार हो रहा है और पाकिस्तान की स्थिति हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन इधर अमित शाह की कार्रवाई भी तेजी से जारी है, एनआईए लगातार गिरफ्तारी कर रही है। एक ताजा गिरफ्तारी आज भी हुई है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी लगातार जारी है। लेकिन देश के गद्दारों से निपटना बहुत जरूरी है, चाहे वो देश के अंदर ही क्यों ना हो या देश के बाहर क्यों ना हो। देश के गद्दारों का इलाज अब बिल्कुल तय है। हमारे इस खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।